हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो डेली का डोज 10 जून के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, एक बार और हम बात कर लेते हैं कि जो भी ये क्वेश्चंस हम सेट करते हैं, हमारे द्वारा जो संग्रहित किया जाता है, इसका लाभ विशेष रूप से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर जो आने वाले एग्जाम्स है, जैसे मैं बात करूं तो जेपीएससी का एग्जाम्स है, बीपीएससी का है, यूपी पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं इस कोरोना काल के बाद, या फिर आप एनडीए की बात करो, सीडीएस की बात करो, बाकी अन्य जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी साबित होगा। तो फ्रेंड्स, हम आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने एक नई शुरुआत की थी एक नए चीज़ से, जैसे कि जब भी हम सेशन का शुरुआत करेंगे तो उसमें पहले हम एक सुविचार कोट ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो कोट ऑफ द डे है वो है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, सफलता। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आप एस्पिरेंट्स हो, आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हो, तो उस क्रम में आपको काफ़ी रिगरस मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो इसमें कोई भी इसका कोई मूल मंत्र कोई आपको नहीं दे सकता या फिर इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है, और उसी कठोर परिश्रम का फल होता है जो सफलता के रूप में जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो तो वो आपके सामने आता है। तो दोस्तों, आज का कोटेशन सफलता पे फोकस था, जिसका एकमात्र जो लक्ष्य है सफलता को प्राप्त करने का, और वो जो साधन है वो है परिश्रम। तो सिर्फ परिश्रम से ही, केवल परिश्रम के बल पे ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम शुरू करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, जिसपे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे आज। तो पहला प्रश्न है आपके स्लाइड पे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर, करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको इकोनॉमी सेगमेंट से आ रहा है, और इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से जो भी हलचल होती है आपके वनडे एग्जाम्स में भी या फिर पीसीएस एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो वह किस देश का एंटी कंपटीशन अथॉरिटी है? तो एंटी कंपटीशन अथॉरिटी जो एक संस्था होती है जो देखती है कि जैसे कि एक प्रतिस्पर्धी जो माहौल होता है कंपनियों के बीच, या फिर जो भी ये संस्थान है, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके बीच को जो प्रतिस्पर्धा है वो स्वस्थ है कि नहीं। तो यहाँ पे गूगल पे जुर्माना लगाने की बात की जा रही है, और ये किस देश की एंटी कंपटीशन अथॉरिटी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा फ्रांस, तीसरा चीन और चौथा नेपाल। तो आपको मैं आंसर बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। ये फ्रांस की प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण है, जिसे आप एंटी कंपटीशन अथॉरिटी के नाम से जानते हो। तो इसने हाल ही में गूगल पे 26.8 करोड़ डॉलर की जुर्माना लगाने की बात कही है, जुर्माना लगाया है। ये करीब 1950 करोड़ रुपए हैं, भारतीय रुपए के संदर्भ में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो जुर्माना लगाया है इसके पीछे वजह क्या है? तो यह कार्रवाई जो की गई है ये ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, यहाँ पे ग्लोबली हम सब एक दूसरे से डिजिटलाइजेशन के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें आप देखते हो कि जब भी आप किसी साइट को साइट सीइंग कर रहे हो या फिर आप किसी साइट को विजिट करते हो, तो उसमें मतलब बेवजह ही काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लिखा होता है एड्स बाय गूगल ऐसा करके। तो आप नहीं भी चाहते हो फिर भी ज़बरदस्ती आपको हर पेज पे, हर स्लाइड पे एड्स एक निश्चित अंतराल पे दिखाए जाते हैं, जो आपके काम का हो या ना हो इससे कोई सरोकार नहीं होता है। तो इस तरह के रवैये के लिए गूगल पे भारी जुर्माना लगाया गया है। ये जो एंटी कंपटीशन अथॉरिटी है फ्रांस की, उसने गूगल पे 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना हाल ही में लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये गूगल काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये जो गूगल लिंक कंपनी है ये विश्वव्यापी कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस की एंटी कंपटीशन अथॉरिटी द्वारा गूगल पे हाल ही में जुर्माना लगाया गया है।
तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो फ्रेंड्स ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण ये जो समझौता है, ठीक है, ये कुछ देशों के बीच में इस तरह की समझौता किया गया था। तो इसमें से हाल ही में कौन सा वो देश है जो बाहर हो गया है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा रूस और चौथा चाइना। तो इसका जो सही जवाब है वो है रूस। रूस अपने आप को हाल ही में इस ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से तटस्थ कर लिया है या बाहर हो गया है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं, आप सबको पता है व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया करके हमेशा के लिए राष्ट्रपति के पद पे वो काबिज रहेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पे हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया। इस समझौते के तहत अगर हम देखें तो सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जो थी ये सदस्य देशों को एक निगरानी उड़ान की अनुमति थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं ओपन स्काईज समझौते की। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस महीने जेनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों बाइडन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने ये सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो इस तरह से ये मीटिंग जो होनी थी वो बीच में ही रह गई और निरस्त हो गई। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को खुद से बाहर कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण से संबंधित। इस तरह के इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इससे हाल ही में जो देश अपने आप को एग्जिट किया है उसका नाम है रसिया यानी रूस। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एकल उपयोग प्लास्टिक होता है, जिसे आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि आए दिन आप देखते हैं, अगर आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या फिर अपने घरों में भी जिन प्लास्टिक के वस्तुओं का यूज करते हैं, जैसे कि वो किसी ग्लास के रूप में होता है या तो फिर स्ट्रॉ के रूप में होता है या फिर फोर्क के रूप में होता है, स्पून, काफ़ी सारी ऐसे जो यूटेंसिल्स हैं जो आजकल प्लास्टिक की बनाई जाती हैं और ये सिंगल यूज्ड के लिए होती हैं। तो इसके जागरूकता के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और इसकी शुरुआत किस दिवस के उपलक्ष्य में की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है विश्व समुद्र दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, तीसरा है विश्व प्रकाश दिवस और चौथा है विश्व मजदूर दिवस। तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शंस दे रखा है, हमने पहले भी इस पे बात किया था कि जब भी ऑप्शंस आप देखो तो एक बार आपको जब प्रश्न हल करने हो आपको तो एक बार आप ऑप्शंस पे भी ध्यान दे दिया करें। इससे होता ये है कि कभी कभी आपको जब आंसर पता नहीं होता है तो आप इसमें एक्सक्लूजन मेथड लगाकर आप उसके आंसर को चुन सकते हो। तो जैसे इस प्रश्न में हमें देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगल जो यूज्ड प्लास्टिक होता है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस जैसे हैं कि ये किस दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई। तो पहला है विश्व समुद्र दिवस। ठीक है, तो विश्व समुद्र दिवस जो होता है वो एक तरह से हम पर्यावरण के प्रति ही जागरूकता, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सबसे रिच होता है। तो उसे बचाने के लिए आप जैसे पिछले प्रश्नों में भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि समुद्री पारिस्थितिकी को बचाने के लिए एक अभियान जो चलाई जा रही थी जिसमें समुद्र में भी प्रदूषण और कचरा देखने को मिलता था कि वहाँ पे जैसे आप किसी बीच पे जाते हो घूमने तो वहाँ पे प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसे लोग वहीं छोड़ आते हैं, जिससे क्या होता है समुद्र तट और समुद्र में इस तरह के प्लास्टिक का कचरा भरता जाता है।
और इससे जो उसमें जो जीव रहते हैं उनके इकोसिस्टम पे खतरा मंडराता है। तो पहला ऑप्शन जैसे कि विश्व समुद्र दिवस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है, जो इस प्रश्न से इसका कोई सरोकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन विश्व प्रकाश दिवस है, ये भी अलग तरह का एक ऑप्शन इसमें दिया गया है। चौथा ऑप्शन विश्व मजदूर दिवस है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है जैसा प्रश्न पूछा गया है। तो आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर आप देखो, और प्लास्टिक को जो एक कचरे के रूप में जो विस्तृत रूप से इकट्ठा हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम स्मार्ट गेस लगाएं तो इसका आंसर होगा, इसका जो आप सही आंसर चुन पाओगे वो है विश्व समुद्र दिवस। तो विश्व समुद्र दिवस के उपलक्ष्य में अवसर पे ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। और ये अभियान मैं आपको बता दूं तो ये अभियान 2 माह तक चलेगा। और अगर हम बात करें भारत में जो प्लास्टिक की अगर कचरे की बात करते हैं तो इसमें 2/3 कचरा जो होता है वो चुन लिया जाता है। जैसे ह्यूमन के रूप में आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, जहाँ पे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, जो गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा इस तरह से ये प्लास्टिक को चुन लिया जाता है। जबकि शेष अगर 1/3 प्लास्टिक कचरा की बात करें तो वो फैला रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। या फिर हम बात करें तो जैसे आप देखते हो कि जो विचरण करने वाले आवारा पशु हैं वो काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक्स वगैरह में अगर कुछ रख के आप भेजते हो, जो डिस्पोज करते हो, तो उन सब चीज़ों को वो खा लेते हैं और उससे उनको काफ़ी परेशानी होती है और एक भयानक स्थिति उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक आह्वान किया गया था। अगर हम बात करें 2018 में, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रचलन को 2022 तक समाप्त करने की आह्वान की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इस तरह के अभियान जो चलाए जा रहे हैं, तो इसको अगर उपयोगी साबित करना है, इसे अगर सफल बनाना है, तो हमें भी उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ अभियान चलाने से, बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे देश के हम और आप जो नागरिक हैं वो जब तक इसके प्रति अपना रुझान व्यक्त नहीं करेंगे, जिम्मेदारी वाला भाव नहीं दिखाएंगे, तब तक इस तरह की समस्याओं से हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न हमेशा इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करो आप, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 112 आकांक्षी जिलों, ठीक है, जो 112 जिलों को चुना गया है, ठीक है, उसमें ये नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन की, पीरामल आप सभी ने नाम सुना होगा, पीरामल जो मेडिसिन की कंपनी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, और फिर यहाँ नीति आयोग है, तो ये दोनों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है जो 112 आकांक्षी जिलों में, जो एक महत्वाकांक्षापूर्ण ये एक अभियान है। तो ये किस अभियान के तहत शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है इनोवेशन सुरक्षित अभियान, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, तीसरा ऑप्शन है इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज, और चौथा ऑप्शन है घर सवेरा अभियान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, जिसे सेफ वी एंड सेफ यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस अभियान की शुरुआत की गई है पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा, और 112 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान की जो विशेषता है वो ये है, इसका जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो ये है कि कोविड मरीजों को जो घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में ये जिला प्रशासन की सहायता करेंगे, जिनमें संक्रमण के लक्षण जो हैं ये काफ़ी हल्के हैं, उनके इलाज के लिए ये जिला प्रशासन से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, कोऑपरेट करेंगे उनको। और इस अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर ही स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो कोविड-19 से रिलेटेड अगर उनमें कोई सिम्टम पाए जाते हैं, तो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने देखा, जो कोरोना महामारी का संक्रमण का जो दौर गुजरा है, जब हम सेकेंड वेव की बात करते हैं तो ये काफ़ी भयावह साबित हुआ, जिसमें काफ़ी जान माल की ये आप देखोगे कि इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। और इसमें लोगों में एक तरह से डर व्याप्त हो गया था कि सभी अगर थोड़ा बहुत भी अगर उनमें ऐसे लक्षण दिखते थे तो वो सीधे हॉस्पिटल की ओर भागते थे, जिससे और अफरा तफरी की माहौल बन गई थी। और आपने आए दिन न्यूज़ में सुना होगा कि ऑक्सीजन जो कंसंट्रेट होते हैं उसकी कमी हो गई, कहीं पे बेड की कमी हो गई, ये जो
वेंटिलेटर्स की कमी हो गई, मतलब सही समय पे ये चीज़ों की आपाधापी मच गई और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कोरोना महामारी से लड़ने के जो उपकरण थे उसकी कमी हमें देखने को मिली। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जैसे कि ये अभियान जो चलाया गया है वो अगर आप में हल्के फुल्के लक्षण अगर दिखते हैं तो आप घर पे रह के ही आप उसका इलाज कर सकते हो। और इसके लिए नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 2021 का 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें वाटर बरियल ये किस स्टेट से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड के रूप में? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा दिल्ली, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये फिल्म है वाटर ब्यूरियल, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में। और अगर हम इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म पर्यावरण संरक्षण पर, ये जो डॉक्यूमेंट्री एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, तो ये पर्यावरण संरक्षण पर ये निर्धारित ये पिक्चर थी, उस पर फोकस थी, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ये फिल्म एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। इसके अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम है शांतनु सेन। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आप कभी पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हो या फिर अदर्स आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे वाटर बरियल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पिक्चर का नाम नहीं पूछा जाता है और उसके डायरेक्टर का नाम पूछ दिया जाता है। तो प्रश्नों को काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछने की परंपरा रही है। तो आपको याद रखना है कि इसके जो स्वतंत्र रूप से जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका नाम है शांतनु सेन। और ये वाटर बरियल जो है वो एएम टेलीविज़न द्वारा निर्मित है और ये लोकप्रिय असमिया उपन्यास, ये जो हम बात करें तो एक असम का लोकप्रिय उपन्यास है सबा कोटा मनु से प्रेरित है। इसकी जो कहानी है जो येसे दोरजी थोंगजी द्वारा लिखी गई है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जो जिस उपन्यास की हम बात कर रहे हैं उसके लेखक कौन है, तो वो है येसे दोरजी थोंगजी। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारे सब हेडिंग्स बनेंगे, सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वाटर बरियल एक मोनपा बोली में, जो अरुणाचल प्रदेश की जो वहाँ प्रादेशिक भाषा बोली जाती है, बोली है मोनपा बोली में है। इस फिल्म का जो टाइटल है, सब टाइटल की अगर हम बात करें, इसकी जो भाषा है वो मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास की एक कहानी को बयां करती है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि इस फिल्म का जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये एक तरह से अपॉइंटमेंट सेगमेंट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग्स के एग्जाम में या फिर वनडे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के विश्ववीर आहूजा जो हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उन्हें किस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा आरबीएल बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक और चौथा देना बैंक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ जो सही आंसर है वो है आरबीएल बैंक, जिसके एमडी और सीईओ के रूप में विश्ववीर आहूजा की नियुक्ति की गई है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो आरबीएल बैंक है इसका अगर हम बात करें तो इसका नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से इसे जानते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीएल बैंक कहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो विश्ववीर आहूजा इसके एमडी और सीईओ के रूप में 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ रह चुके हैं।
आरबीएल बैंक से पहले अगर हम बात करें आहूजा की कैरियर की, तो आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका और भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, ये अपॉइंटमेंट सेगमेंट में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये जुर्माने की बात की जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये इंडिया में अगर हम बात करें तो शीर्ष जो बैंकिंग संस्था है या मॉनेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और जो बैंक इसके द्वारा जो जारी गाइडलाइंस होते हैं, अगर उसके पालन में कहीं भी कोताही बरती देखी जाती है तो उनके विरुद्ध आरबीआई को ये अधिकार होता है कि उनको दंडित करे, जुर्माना लगाए। तो उसी श्रृंखला में इस तरह का एक प्रश्न आपके सामने है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक और चौथा केनरा बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर आरबीआई ने हाल ही में 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये आपको याद रखना है। ये बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर से इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं उसे भी वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर टोटल अगर मिला के हम बात करें तो 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और इन बैंकों पर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आरबीआई के, उसके उल्लंघन करने का मामला बना है। ये एक धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित मामले में इन पे जुर्माना लगाया गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया पे 4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कीट दिवस, वर्ल्ड पेस्ट डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जब भी हम किसी डेज और दिवस से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं तो हमारा जो मुख्य फोकस होता है, जो उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि हम उस खास विषय पे, उस खास दिवस पे एक लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसके प्रति उसके संरक्षण की बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड कीट दिवस, विश्व कीट दिवस मनाने की बात की जा रही है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 12 मार्च, तीसरा 6 जून और चौथा 15 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं तो वो है 6 जून। 6 जून को हम विश्व भर में विश्व कीट दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दिवस जो मनाया जाता है वह कीटों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने और कीट प्रबंधन जो टेक्निक्स हैं, प्रौद्योगिकियों में हाल के विकास के बारे में विवरण को साझा करने के लिए और वर्तमान में कीटों पर जो खतरे की बात जो देखने को मिलती है उसके प्रति सचेत करने के लिए हम विश्व स्तर पे इस दिवस को मनाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपनी जानकारी के लिए तो अगर पहला की विश्व कीट दिवस कब मनाया गया था, तो पहला विश्व कीट दिवस 2017 में मनाया गया था और तब से हम लगातार 6 जून को प्रतिवर्ष विश्व कीट दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर वनडे एग्जाम्स, पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो डेज से रिलेटेड, डेज, ईयर और वीक से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशिया के भविष्य पर, एशिया के फ्यूचर पर, मतलब फ्यूचर ऑफ एशिया पर जो केंद्रित था 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब संपन्न किया गया? जो एशिया के फ्यूचर पे जो फोकस था, इस तरह का एक इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया था। 26 समिट था ये। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 18 से 19 मई 2021, दूसरा है 20 से 21 मई 2021, तीसरा 10 से 11 मई 2021 और चौथा है 22 से 23 मई 2021। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब होगा वो है 20 से 21 मई 2021 के बीच 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका विषय था एशिया का भविष्य कैसे निर्धारित किया जाए। तो फ्रेंड्स, हम अगर बात करें 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ एशिया समिट की, तो इस सम्मेलन का जो विषय था, इस सम्मेलन का जो थीम था वो था शेपिंग द पोस्ट कोविड एरा,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब ये कोरोना महामारी का जो दौर है ये जब संभल जाएगा तो पोस्ट कोविड एरा की बात कर रहे हैं। कोरोना के उपरांत का जो समय होगा, कोरोना के उपरांत का जो विश्व होगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे ये जो सम्मेलन है वो सिर्फ एशिया पे फोकस था। तो इसका थीम था शेपिंग द पोस्ट कोविड एरा, एशियाज रोल इन द ग्लोबल रिकवरी। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना होता है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में थीम भी पूछ दिया जाता है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एशिया के फ्यूचर पे जो आयोजित किया गया था उसका थीम था शेपिंग द पोस्ट कोविड एरा, एशियाज रोल इन द ग्लोबल रिकवरी। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का आयोजन निक्के इंक द्वारा किया गया था। तो आप सबको पता है जैसे कि निक्के जो है वो जापान की टोक्यो बेस्ड, टोक्यो में जहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो निक्के वहाँ की शेयर बाज़ार है, वहाँ का शेयर के जो संबंधित जो गतिविधियाँ होती है तो वहाँ के शेयर बाज़ार को निक्के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी और एनएसई और इस तरह की हम बात बीएसई की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये जापान का जो शेयर बाज़ार है उसे निक्के के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन में अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर एस जयशंकर जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये ओबिचुअरी पर रिलेटेड है और ये बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी का जिनका हाल ही में निधन हो गया है उस पर संबंधित है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न जो है आपके सामने वो है, मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं गांधीवादी कार्यकर्ता, मतलब इनकी जो छवि है, इनका जो परिचय है वो एक पर्यावरणविद के रूप में भी है और गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में भी है। तो इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। इस तरह के प्रश्न हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं या फिर पीसीएस एग्जाम्स में भी इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर दिखेंगे। तो फ्रेंड्स जो हम ये स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है वह चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो एक इमिनेंट पर्यावरणविद थे और एक गांधीवादी कार्यकर्ता भी थे। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है धरती की पुकार उनकी प्रमुख पुस्तक है। फिर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स अगर हम इन तीनों कथनों पे विचार करें तो जो इसमें सही कथन है, जैसे कि आगे आप ऑप्शंस में देखेंगे कि पहला ऑप्शन केवल 1 और 2 है, दूसरा ऑप्शन केवल 2 और 3 है, तीसरा ऑप्शन हम देखें तो केवल 1 और 3 है और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, वह चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे, ये सही है। फिर अगर हम देखते हैं दूसरा कथन जो है धरती की पुकार उनकी प्रमुख पुस्तक थी, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये दोनों सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में सही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, केवल 1 और 2, ये दोनों कथन सही हैं प्रश्न के अनुसार। अब हम जरा एक नज़र देखते हैं, ये जो ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद थे और गांधीवादी कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका कोरोना संक्रमण की वजह से 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया 21 मई को। तो अगर हम बात करें तो ये चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। तो फ्रेंड्स ये जो चिपको आंदोलन चलाया गया था ये प्रकृति की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए। अगर हम बात करें तो आज का जो उत्तराखंड जो स्टेट है तो वहाँ पे इस तरह का आंदोलन चलाया गया था जिसमें पेड़ से चिपक के लोग उसकी रक्षा करने की बात करते थे, इस वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो उस आंदोलन के ये प्रमुख सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही अगर हम इनकी बात करें तो ये एंटी टेहरी डैम आंदोलन में भी सक्रिय थे। जब हम टेहरी डैम की बात करते हैं तो उसमें वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ के पर्यावरण को क्षति पहुँच रही थी, तो उसके विरुद्ध एक उस डैम के निर्माण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, तो उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। और फिर अगर हम इनके कैरियर की बात करें, इनके उपलब्धियों की बात करें, तो पर्यावरण संरक्षण में इनके उत्कृष्ट योगदान और प्रयासों के लिए इन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये इनको एक बहुत बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण का, जिससे इन्हें सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें 1981 में पद्मश्री दी गई थी, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था।
फिर अगर पुरस्कारों की श्रृंखला में आगे बढ़ें तो 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड तथा वर्ष 1986 में जमुना लाल बजाज अवार्ड आदि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और अगर इनकी रचना की बात करें हम तो धरती की पुकार जो हिंदी में तथा भू प्रयोग में ये बुनियादी परिवर्तन की ओर, ये उनकी हिंदी में उनकी प्रमुख कृति है जिसका हमने प्रश्नों में भी जिक्र किया था। तो ये एक बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी थे जिनको हमने खो दिया है और ये बहुत बड़े पर्यावरणविद और गांधीवादी कार्यकर्ता थे और इनके जीवन से जो युवा पीढ़ी है उसको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था हमारे समाज में, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया था, अग्रणी भूमिका निभाया था। और गांधीवादी विचार की अगर हम बात करें तो उसके भी एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनके विचारों का प्रसार ये करते थे। तो फ्रेंड्स, तो आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया और हमने चर्चा की उसके ऊपर जो आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। तो हमने ये जो प्रत्येक जो 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं डेली के डोज के नाम से, डेली के डोज 10 जून के नाम से आज हमने 10 प्रश्नों पे चर्चा किया। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो परिवार है, एग्ज़ाम वॉरियर्स जो फैमिली है, ये ज़्यादा एक्सपेंस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर कल हाजिर होऊंगा आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली के डोज नाम से। तब तक के लिए आप विदा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।